हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर। रीतिकालीन काव्य हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1700 से 1900 तक का कालखंड रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। यह काव्य पूरी तरह काव्य परंपरा में बंधा हुआ है। इस साहित्य की रचना के लिए तत्कालीन राजतंत्र और सामंतवाद की प्रधानता भी उत्तरदायी है। इस काल में 3 प्रकार के रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध तथा रीतिमुक्त कवि हुए। चिंतामणि को इस काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। इस काव्य के व्यापक अध्ययन के पश्चात हमारे सामने इस काव्य की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती हैं। पहली है रीति ग्रंथों का निर्माण। रीतिकालीन हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम विशेषता रीति ग्रंथों का निर्माण है। रीति ग्रंथों में वे सारी रचनाएं आती हैं जिनमें काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। कवियों ने इन ग्रंथों में नायक नायिका भेद, छंद, अलंकार, रस आदि के लक्षणों का चित्रण संस्कृत के लक्षण ग्रंथकारों का अनुसरण करते हुए किया। दूसरी है श्रृंगार वर्णन। रीतिकालीन काव्य की दूसरी प्रमुख विशेषता श्रृंगार वर्णन है। इस काल के कवियों ने भक्तिकालीन कृष्ण काव्य से प्रेरणा लेकर तथा समसामयिक परिवेश से अनुप्राणित हो श्रृंगार वर्णन किया है। कवियों ने अपने काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग का चित्रण किया है। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत इन्होंने भाव तथा अनुभाव का चित्रण किया है। हालांकि इन कवियों ने वियोग श्रृंगार वर्णन भी किया है, परंतु इनको सफलता संयोग वर्णन में अधिक मिली, क्योंकि इनका वियोग वर्णन अतिशयोक्ति पूर्ण हो गया है। वैसे धनानंद का वियोग श्रृंगार वर्णन उत्कृष्ट है। तीसरी है अलंकार वर्णन। अलंकार वर्णन भी इस काल के कवियों की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। कवियों ने अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए संस्कृत काव्य शास्त्रों में वर्णित अलंकारों के लक्षणों का सहारा लेकर अर्थालंकार व शब्दालंकार के बेहतरीन उदाहरण जुटाए हैं। श्लेष, यमक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, विभावन आदि इनके प्रिय अलंकार रहे हैं। अलंकारों के बारे में इनका कहना है, यद्यपि सुजाति सुलझिनी सुब्रन सरस सुवर्त भूषण बिनु न बिराजई कविता बनीता मित। चौथी है वीर काव्य का निर्माण। ऐसा नहीं है कि इस काल के कवियों ने केवल रीति ग्रंथों का निर्माण किया हो। इस काल में औरंगजेब के कुशासन से निजात दिलाने के लिए गुरु गोविंद सिंह एवं कविवर भूषण उठ खड़े हुए। इन्होंने प्रचुर मात्रा में वीर रस के काव्य की रचना की। इसके प्रमुख वीर रस के ग्रंथों में 76 साल, दशक, शिव बावनी आदि हैं। इसके अलावा लाल सूदन, जोधराज, चंद्रशेखर आदि कवियों ने भी अपनी ओजस्वी वाणी से इस काल के साहित्य को समृद्ध किया। पांचवी है भक्ति एवं नीति काव्य। रीति काल में श्रृंगार प्रधान रचनाओं के बीच अनेक कवियों ने भक्ति एवं नीति काव्य की भी रचना की है। भक्ति की धारा इस काल में भी अखंड रूप से प्रवाहित होती रही है। इस काल के प्राय सभी कवियों ने भक्ति से संबंधित काव्य भी लिखा है। बिहारी का यह दोहा द्रष्टव्य है, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों जुड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वलु होई। यही नहीं, इस काल में नीति से संबंधित काव्य भी काफी लिखा गया। रीतिकालीन आलंकारिक शैली के आधार पर रचित इन नीति सूक्तियों में विषय की विविधता और प्रत्यक्ष जीवन की अनुभूतियों के दर्शन होते हैं। छठी है नारी चित्रण। राज्य आश्रित रीतिकालीन कवियों के सामने नारी का केवल एक ही रूप रहा, और वह है विलासिनी नायिका अथवा प्रेमिका का। इन कवियों ने उसे भोग्या बनाकर उसके अंग प्रत्यंग के समग्र सौंदर्य और लीला विलास का ही चित्रण किया है। वे सदा उसके शारीरिक सौंदर्य का ही चित्रण करते रहे, उसकी आत्मा के सौंदर्य तक नहीं पहुंच सके। इनका ध्यान नारी जीवन के सामाजिक महत्व, उसके माँ, बहन, बेटी रूप पर कभी नहीं गया। सातवीं है आश्रयदाताओं का यशोगान। इस काल के प्राय सभी कवि राज्याश्रित थे, अतः उन्होंने अपने अपने राजाओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनकी वीरता, श्रृंगारिकता, दानवीरता, धर्मवीरता के संदर्भ में बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण काव्य की रचना की। प्राय कोई भी कवि इसका अपवाद नहीं रहा। आठवीं है काव्य रूप। काव्य रूप की दृष्टि से इस काल में मुक्तक काव्य की रचना अधिक हुई है। तत्कालीन दरबारों के उत्तेजक एवं वासनामय वातावरण में लंबे लंबे प्रबंध काव्यों को सुनने का किसी के पास समय ही नहीं था, अतः इस होड़ भरे वातावरण में मुक्तक से अच्छा कोई काव्य रूप
था ही नहीं। हालांकि इस काल में कुछ प्रबंध काव्य भी रचे गए, परंतु वे मुक्तक काव्य सागर के सामने एक छोटे से तालाब की आभास देते हैं। 9वीं है प्रकृति चित्रण। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति को अधिकांश उद्दीपन रूप में ही चित्रित किया है। यहाँ प्रकृति मानव मनोभावों को उद्दीप्त करने वाली सहायिका के रूप में ही अधिक चित्रित हुई है। प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण करने का इन दरबारी कवियों के पास समय ही नहीं था। वैसे इस काल में प्रकृति का मानवीकरण रूप में भी चित्रण किया गया है। सेनापति एवं गवाल का आलम्बन प्रकृति चित्रण भी दर्शनीय है। 10वीं है भाषा। यह काल भाषा की दृष्टि से ब्रज भाषा का उत्कृष्ट काल है। कवियों ने अपने काव्य के द्वारा इस काल में ब्रज भाषा का परिमार्जन किया। वैसे इस काल की भाषा में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बुंदेलखंडी, अवधी, फारसी के शब्द भी देखे जा सकते हैं। यह भाषा अपने माधुर्य, अलंकृत, ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, वर्ण मैत्री, सुकुमारता, कोमलकांता, पदावली, मुहावरों एवं कुहावतों आदि के सुंदर प्रयोग की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। छंदों की दृष्टि से इस काल में कवियों ने प्राय दोहा, सोरठा, कवित्त और समय्य छंदों का प्रयोग किया है।